नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 26 अगस्त 26 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सभी लोग शेयर करें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और दोस्तों, डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। तो कोशिश क्या करिए, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और इसी के साथ साथ अपनी करंट अफेयर की क्लास को भी रेगुलर फॉलो करिए। तो उसके साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन चल रहा है, ठीक है, ब्रिक्स समूह सम्मेलन, और जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी उपस्थित थे। तो इसी दौरान जो है ब्रिक्स में जो है शामिल होने के लिए कुछ नए देशों को आमंत्रित किया गया। क्वेश्चन आपसे वही पूछा जा रहा है कि किन देशों को जो है आमंत्रित किया गया, कितने देशों को किया गया, बात करेंगे किन किन देशों को किया गया। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, तो जिन्हें आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, 6 देशों को आमंत्रित किया गया है। आइए बात करते हैं कौन कौन से वो 6 देश हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखा जाए एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक घटनाक्रम में जो ब्रिक्स गठबंधन है, देखिए ब्रिक्स गठबंधन में जो है 5 देश शामिल है, नाम से पता चल रहा है। ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। ये जो है ब्रिक्स गठबंधन में 5 देश शामिल हैं और इन्होंने जो है 6 नए देशों को इस गठबंधन में शामिल होने के लिए क्या किया है दोस्तों, आमंत्रित किया है। ये विस्तार देखा जाए तो गठबंधन की संरचना में उल्लेखनीय बदलाव को चिन्हित करता है। इसमें ब्रिक्स सहयोग की गतिशीलता को फिर से आकार देने की क्षमता है। हाल ही में देखा जाए, जैसा कि आपको पता है, ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है दोस्तों, जिसकी मेजबान जो राष्ट्र कौन सा, दक्षिण अफ्रीका है। तो दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति दोस्तों सिरिल रामाफोसा, ध्यान रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, इन्होंने मेजबानी की है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की इस साल। और जैसा कि 24 अगस्त को ये ऐतिहासिक घोषणा किया गया है, किसके द्वारा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के द्वारा, कि हम जो है इस गठबंधन में 6 नए देशों को क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। विस्तारित ब्रिक्स समूहों के जो समूहों ने किन 6 देशों को आमंत्रित किया है दोस्तों, तो अर्जेंटीना है, मिस्र है, ईरान है, इथोपिया है, सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है। इन देशों को जो है ब्लॉक का नया सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है, ये बताया गया, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रिक्स की दोस्तों, तो पहले ही ब्रिक हुआ करता था। 2009 में जो है पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था, ब्रिक्स सम्मेलन रूस के एक्टिनबर्ग में आयोजित हुआ था। 2010 में दोस्तों जब साउथ अफ्रीका इससे जुड़ा तो ये ब्रिक्स हो गया, ठीक है, ब्रिक जो कि अब ब्रिक्स हो गया, इसके बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। अगर हम ब्रिक्स की बात करें दोस्तों, तो ये आर्थिक सहयोग है। इन जो देश हैं, इसके सदस्य देश, वो आपस में आर्थिक सहयोग, पीपुल टू पीपुल एक्सचेंज, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग तंत्र जैसे क्षेत्रों में क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। अभी इस वर्ष जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबान राष्ट्र साउथ अफ्रीका है और इसी दौरान जो है 6 नए देशों को ब्रिक्स गठबंधन में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया। ये 6 नए देश कौन से, अर्जेंटीना है, मिस्र, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इस वर्ष आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ब्रिक्स के बारे में दोस्तों पढ़ना है, ठीक है। ब्रिक्स के बारे में पढ़िए, एससीओ के बारे में पढ़िए, G20 के बारे में पढ़िए। इन दोनों की तो मेजबान जो है राष्ट्र जो है वो भारत ही है, ठीक है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जिसमें प्रधानमंत्री जी भी शिरकत किए। तो ये जो है ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तेजस ने कहा हवा से हवा में मार करने मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो कहां से किया है दोस्तों, ऑप्शंस आप देख रहे हैं, राज्यों के नाम है और इसका करेक्ट आंसर सी है, गोवा से, ठीक है। तो ये हल्का लड़ाकू विमान है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तेजस। इसने हवा से हवा में मार करने वाली जो स्वदेशी, ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जिसका नाम है अस्त्र, उसका सफल परीक्षण किया है। तो अस्त्र का सफल परीक्षण ध्यान रखिएगा, ये स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है अस्त्र,
जो है लड़ाकू विमान तेजस से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हवा से हवा मार करने वाली है ये मिसाइल अस्त्र, इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो ये गोवा तट पर जो है करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर विमान का क्या किया गया, सफलतापूर्वक मिसाइल को दागी गई। कहाँ पे दोस्तों, गोवा तट पर। अस्त्र की बात करें जो कि हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, यह अत्याधुनिक सुपरसोनिक मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। इसके और विशेषताओं की बात करें तो ये हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है और ये मिसाइल अपने लक्ष्य को भेदने और नष्ट करने में सक्षम है। इसका जो निर्माण कार्य किया गया था दोस्तों, इसको जो विकसित किया गया है ये डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला और अन्य डीआरडीओ की जो अन्य प्रयोगशाला है उनके द्वारा विकसित और इसको डिजाइन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, तेजस से जो है अस्त्र का सफल परीक्षण किया गया, गोवा में किया गया। अस्त्र की विशेषताएं आपको यहाँ पे बता दी गई, उनको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में 33 खेलो इंडिया केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो किस राज्य में किया गया है 33 खेलो इंडिया केंद्र का उद्घाटन। ऑप्शंस दोस्तों आप देख ही रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर है ए है, राजस्थान में किया गया है। तो जो हमारे केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री दोस्तों अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने जो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर के जो सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान राज्य में खेलो इंडिया के 33 केंद्रों का क्या किया है, शुभारंभ किया है। और इस शुभारंभ के दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए क्या कि राजस्थान में खेलो इंडिया के 18 अन्य केंद्रों में एक समर्पित खेल विज्ञान केंद्र के साथ एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। तो एक 33 जो है खेलो इंडिया केंद्र शुभारंभ किया गया, इसके साथ ही 18 अन्य किए जाएंगे। इस प्रकार क्या होगा, तो राज्य में खेलो इंडिया केंद्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 51 हो जाएगी, ठीक है। और इसी दौरान उन्होंने ये भी घोषणा किया गया कि खेलो इंडिया केंद्रों के बीच जो है प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जबकि कोचिंग द कोच कार्यक्रम को खेलो इंडिया केंद्र तक भी बढ़ाया जाएगा। कोचों और खेलो इंडिया केंद्र के कोचों को हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोचों के साथ जोड़कर प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन शुभारंभ किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों, ये किया गया है राजस्थान में, ठीक है। अब बात करते दोस्तों अगले प्रश्न की निम्न में से किस शहर में ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ऑप्शन आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में, ठीक है। तो नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार विमर्श हेतु ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है, इंदौर में किया जा रहा है। किस उद्देश्य से, तो नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, विचार विमर्श के लिए। इस विषय का विषय क्या है इस सम्मेलन का, तो डेवलप्ड इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन, ठीक है। उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का, तो जिला स्तर की पहल नागरिक केंद्रित सुविधाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकी और डेटा प्रशासन सहित 11 विषयों पर ध्यान केंद्रित करना इसका जो है उद्देश्य है। मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय द्वारा इसको जो है आयोजित किया जा रहा है। तो इसका आयोजन भी ध्यान रखिएगा। बाकी ध्यान रखिएगा कि 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ है ई गवर्नेंस पर, उसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि B20 समिट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो B20 यानी कि बिजनेस 20 समिट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, शिमला है, नई दिल्ली, मुंबई या फिर बेंगलुरु। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए रहा करिए, साथ ही साथ जो है सेशन को भी शेयर करते रहा करिए। और इसका करेक्ट आंसर है बी है, नई दिल्ली में जो है B20 समिट इंडिया 2023 का आयोजन किया जा रहा है। तो B20 समिट इंडिया 2023 का जो आयोजन नई दिल्ली में शुरू हुआ है, कब हुआ है, 25 अगस्त से शुरू हुआ है। 3 दिनों तक इसका आयोजन किया जाएगा और इस 3 दिनों के दौरान देखा जाए तो शिखर सम्मेलन में विभिन्न हस्तियां भाग लेंगी, जिसमें से वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री एस जयशंकर जैसे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन के पहले दिन देखा जाए 7 सत्रों की मेजबानी की जाएगी, जिसमें देखा जाए B20 की प्राथमिकताएं, वैश्विक संरेखण, व्यापार और समाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका, व्यापार के अवसर और नियम, लचीले वैश्विक व्यापार के समावेशी मूल्य श्रृंखला, व्यापार मंत्रियों के एक साथ सत्र जैसे विषय शामिल होंगे। टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष और B20 इंडिया के अध्यक्ष, इनका नाम है एन चंद्रशेखरन, मास्टर कार्ड के CEO माइकल मिबेक
और विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष ठीक है बोर्गे ब्रेंडे सहित प्रतिष्ठित नेता जो है वो इसमें उपस्थित होंगे। ठीक है, सम्मेलन का विषय देखिए क्या है शिखर सम्मेलन का, B20 इंडिया RAISE है जो जिम्मेदार, त्वरित, समावेशी, टिकाऊ और न्यायसंगत व्यवसायों का प्रतीक है। ठीक है, भारत की अध्यक्षता में 7 कार्यबलों की स्थापना की गई जिसमें वैश्विक मूल्य श्रृंखला, काम का विषय, भविष्य, कौशल विकास, गतिशीलता, डिजिटल परिवर्तन, आर्थिक सुधार, वित्त पोषण, जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी, नवाचार और सशक्तिकरण के लिए वित्तीय समावेशन क्षेत्र शामिल है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, B20 समिट जो हुई है, इंडिया समिट, वो नई दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न की कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला विश्व का पहला देश कौन हो गया है। तो देखिए कौन बन गया, देखिए ऑप्शन आपके सामने, ये क्वेश्चन स्टार्ट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन है क्योंकि भारत ने इतिहास रचा है और चंद्रमा के जो दक्षिण ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला है ये विश्व का पहला देश बन गया है। तो भारत ने जो कि अंतरिक्ष क्षेत्र में एक इतिहास रचा है। 23 अगस्त की बात है दोस्तों 2023 को भारत ने अपने चंद्रयान मिशन को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा और चंद्रमा की सतह पर अपने यान को ठीक है अपने जो कि ध्यान रखिएगा अपने लैंडर को उतारने वाला दुनिया का ये चौथा देश बन गया है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला ये चौथा देश बना है। ध्यान रखिएगा चंद्रमा की सतह पर, लेकिन अगर दक्षिण ध्रुव की बात करें तो उसमें ये पहला देश है। और अपने जो है चंद्रयान 3 के जो लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अपना कदम रखा है और इसी के साथ देखा जाए तो भारत जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। और इसी के साथ साथ जैसा कि प्रधानमंत्री जी अपने 2 देशों की यात्रा पर दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की, इसी दौरान उन्होंने भारतीय जो अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को उन्होंने इस सफलता की बधाई दिया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से उन्होंने जो भारतीय वैज्ञानिकों की अपार सफलता की बधाई दिया। अगर हम बात करें चंद्रयान 3 मिशन की दोस्तों, तो ये चंद्रयान 3 मिशन जो है 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रमा के लिए रवाना हुआ था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो है चंद्रमा की सतह पर ठीक है अपने यान को उतारने वाला दुनिया का चौथा देश, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर ठीक है अपना कदम रखने वाला विश्व का पहला देश बन गया दोस्तों। कौन बन गया है? भारत बन गया है। तो आपको चंद्रयान 3 मिशन के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्या लैंडर का नाम है, विक्रम, और ये सारी चीजें यहाँ से एक एक चीज आपको बारीकी से पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा यहाँ से प्रश्न बिल्कुल है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना पूरी 100% है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें देखा जाए जब 14 जुलाई को इसको ठीक है इस मिशन को लॉन्च किया गया था, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसने 43 दिनों की यात्रा की, यानी कि 23 अगस्त को यात्रा पूरी करने का चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम है वो पृथ्वी के प्राकृतिक जो उपग्रह है, नेचुरल जो सैटेलाइट है जिसका नाम है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर धीरे धीरे होता। आने वाले दिनों में देखा जाए जो रोवर प्रज्ञान है, ध्यान रखिएगा लैंडर का नाम विक्रम है, रोवर का नाम प्रज्ञान है। प्रज्ञान के लैंडर से बाहर निकलने और चंद्रमा की जो सतह है उसकी खोज करने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने देश भर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को त्वरित रूप से अपनाने के लिए 100 माइक्रोसॉफ्ट जो है माइक्रोसाइट्स परियोजना का क्या किया है, घोषणा किया है। किससे किया दोस्तों? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने, जो कि देश भर में जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को त्वरित रूप से अपनाने के लिए मिजोरम जो है अपनी राजधानी आइजोल में ठीक है ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माइक्रोसाइट की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत क्या होगा? क्षेत्र में निजी क्लिनिकों, छोटे अस्पतालों और प्रयोगशालाओं सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक है आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन में सक्षम बनाया जाएगा। मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। एबीडीएम माइक्रोसाइट्स परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र है। ये है क्या माइक्रोसाइट? तो ये एक भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ छोटे और मध्यम स्तर के निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं तक पहुंच के केंद्रित प्रयास किए जाएंगे। ठीक है,
इन माइक्रोसाइट्स को मुख्य रूप से एबीडीएम के राज्य मिशन निदेशकों द्वारा क्या किया जाएगा, क्रियान्वित किया जाएगा, जबकि वित्तीय संसाधन और समग्र मार्गदर्शन एनएचए द्वारा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, एनएचए यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत एक इंटरफेसिंग एजेंसी के पास क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं तक पहुंचने के लिए भी ऑन ग्राउंड टीम होगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने देश भर में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है उसको त्वरित रूप से अपनाने के लिए क्या किया है, कौन सी परियोजना की घोषणा की है, तो 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना की घोषणा किया है। और ये ध्यान रखिएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जो माइक्रोसाइट की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य जो बन गया है दोस्तों, वो कौन है, वो है मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम के आइजोल में ये जो है माइक्रोसाइट की शुरुआत किया गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत के 54वें बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दिया है। तो बताइए किस राज्य में दिया है, भारत का जो है 94 यहाँ पे माफ करिएगा 54वां जो है बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे बनाया जा रहा है, किस राज्य में बनाया जा रहा है, जिसकी मंजूरी दिया है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है डी है, राजस्थान। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण ने राजस्थान के करौली और धौलपुर जिलों में भारत के 54वें बाघ अभ्यारण्य को क्या किया, मंजूरी दे दी है। अगर हम बात करें, ये राजस्थान का 5वां बाघ अभ्यारण्य होगा और भारत का 54वां होगा। राजस्थान में देखा जाए इसके पहले रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी जो कि 53वां, ध्यान रखिएगा 53वां बाघ अभ्यारण्य भारत का रामगढ़ विषधारी, और राजस्थान का 14 था। उसके बाद ये 5वां जो है बाघ अभ्यारण्य होगा। ठीक है, कौन दोस्तों, करौली धौलपुर जिले में। भारत में बाघ अभ्यारण्य की अगर हम बाघों की संख्या देखें तो 2008 में 18 में कितनी थी, 2967 थी, जो कि 2022 में कितनी होगी, 3682, जो कि कितने % की वृद्धि देखिए, 4 सालों पर बाघों की जनगणना किया जाता है, और 2018 से 2022 के बीच में जो है 6% जो है बाघों की संख्या वृद्धि हुई है। सर्वाधिक बाघ देखिए मध्य प्रदेश में। राजस्थान में बाघों की संख्या अगर 2006 की बात करें तो 32 थी, 2022 में 88 हो गई है। वहीं सर्वाधिक जो है बाघों की जनसंख्या किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, टाइगर स्टेट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे डेटा भी ध्यान रखिएगा, और चूंकि अभी रिसेंट में ही था। तो चलिए आप मुझे बताइए विश्व जो है बाघ दिवस कब मनाया जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की कि किस आईआईटी संस्थान और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के खलीफा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोगों के लिए एक अभिनव शीतलन समाधान विकसित किया है। तो किसने क्या, किस आईआईटी संस्थान ने और खलीफा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है डी, माफ करिएगा बी, आईआईटी मद्रास। तो इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए एक अभिनव शीतलन समाधान विकसित किया गया, किसके द्वारा, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और संयुक्त अरब अमीरात के जो खलीफा विश्वविद्यालय के शोधकर्ता उनके द्वारा किया गया है। शोधकर्ताओं ने हाइड्रोडायनेमिक्स आधारित विधि विकसित किया है। उनके निष्कर्ष जो है अप्लाइड थर्मल इंजीनियरिंग जर्नल में क्या हुआ है, प्रकाशित भी हुए हैं। यहाँ पे देखिए कौन कौन थे शोधकर्ता, तो एस वेंगादेसन, उनके शोध छात्र हैं आर विष्णु, और खलीफा विश्वविद्यालय के अहमद अलकाबी और दीपक शेरवा कुमार ने शोध पत्र पर सहलेखन किया है। शोधकर्ताओं ने लघु इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के लिए ताप प्रबंधन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए अभिनव शीतलन समाधान विकसित किया गया आईआईटी मद्रास और संयुक्त अरब अमीरात के खलीफा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा। अब आज के हम आखिरी एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न के कि 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवा प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, किसके अनुसार देखा जाए तो 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार। ऑप्शंस आप देख रहे हो, इसका करेक्ट आंसर है डी है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन राज्यों के शासित प्रदेशों के लिए आगे की मासिक रिपोर्ट का 5वां संस्करण जारी किया है, जो कि किस पर है, तो ये ई सेवा वितरण की स्थिति का विस्तृत विवरण जो है वो प्रदान करता है। शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए 911 ई सेवाएं मैप की गई हैं।
मध्य प्रदेश शिक्षा क्षेत्र में अधिकतम ई सेवा प्रदान करता है, कितना 122। जिसके बाद का स्थान किसका था, कर्नाटक का 113, फिर केरल है, फिर गुजरात है, फिर हिमाचल प्रदेश का स्थान आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा शिक्षा क्षेत्र में अधिकतम ई सेवा प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये है मध्य प्रदेश। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि अजरबैजान के बाकू में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है, तो भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने जीता है। हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने देश की रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया। किस देश की रेसलिंग एसोसिएशन को, तो भारत की। इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बने कौन बने, राफेल नडाल बने। हाल ही में विमोचित पुस्तक ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर के लेखक कौन है, विपुल रिखी हैं। वही हाल ही में CR राव का भी हाल ही में निधन हुआ है। वो किससे, वो कौन थे दोस्तों, तो वो वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जाइए डाउनलोड करिए, ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिविजन करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए मैम हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे